हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे भक्ति सार के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है, हमारी जियोग्राफी की एक बेहतरीन टॉपिक वाइज सीरीज चल रही है। तो उसी का आज लेक्चर नंबर 3 है। जिन लोगों ने हमारे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे वो हमारे चैनल को विजिट करके चेकआउट कर सकते हैं। तो आज जियोग्राफी के लेक्चर नंबर 3 पे आ गए हैं, जिसमें हम लोग आज डिस्कस करेंगे भारत की जलवायु। ठीक है, जलवायु के बारे में सारी प्रॉपर्टीज जानेंगे, कहाँ कहाँ कैसे वर्षा होती है पूरे भारत में हमारे, कहाँ किस प्रकार मानसून आता है। ठीक है, तो सारी चीज़ें जानेंगे जो कि एग्जाम में कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनने की संभावना रहेगी, तो उनको भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, भारत की जलवायु। ठीक है, सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है जलवायु में मौसम, जो वेदर है क्या है। मौसम मतलब मौसम क्या है। मौसम वह है जो वायुमंडल की अल्पकालिक दैनिक दशा, तापमान, ठीक है, जो अल्पकालिक होती है, अल्पकालिक मतलब ज़्यादा समय के लिए नहीं होती है, अल्पकालिक होती है। ठीक है, और इसमें मतलब इसमें मौसम के अंतर्गत आता है तापमान, नमी, वायु दाब और गति। ये इन चीज़ों का मौसम में अध्ययन किया जाता है। ठीक है, वायुमंडल की वह अवस्था जो जल्दी जल्दी बदलती रहती है, ठीक है, मौसम कहलाता है। और जलवायु क्या होती है, क्लाइमेट। ठीक है, मौसम शब्द अलग है और जलवायु अलग है। जलवायु जो होती है वायुमंडल की वह अवस्था जो लंबे वर्षों तक समान रहती है। ठीक है, जैसे कि तापमान, वर्षा, हवाओं की दिशा और वायुमंडल यानी कि एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो जो कि लंबे समय तक रहती है, लगभग 30 वर्ष से ऊपर। ठीक है, 30 वर्ष के योग का। और जो हमारे हर साल बदलता रहता है वो मौसम होता है। और जो जलवायु होती है लगभग 30 वर्ष या 30 वर्ष से अधिक के अंतराल के लिए रहती है। ये बात ध्यान रखनी है। तो आपको डिफरेंस समझ में आएगा, मौसम क्या है और जलवायु क्या है। ये अलग अलग टर्मिनोलॉजी है, ये समझना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जैसे इस मतलब जलवायु के अध्ययन के लिए तापमान, हवाओं की दिशा, वर्षा कैसी हो रही है, एटमॉस्फेयर जो मतलब वायुमंडलीय दाब कैसा है, इन चीज़ों पर डिपेंड करता है कि जलवायु कैसी है वहाँ की। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चलते हम लोग फिर आता है हमारा उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। ठीक है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु में क्या होता है, हमारी एक पृथ्वी है जो गोल इस प्रकार, उसमें 3 रेखाएं हैं। सबसे ऊपर है कर्क रेखा, फिर है भूमध्य रेखा बीच में, फिर है मकर रेखा। ये बात ध्यान रखनी है, जो कि इस प्रकार ये मैप में दिख रही होंगी आपको। ये कर्क रेखा, ये भूमध्य रेखा 0 डिग्री लाइन, ये है हमारी मकर रेखा। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। जो उष्णकटिबंधीय जो ट्रॉपिकल रीजन्स होते हैं, जो सूर्य कर्क रेखा पर 21 जून को आता है, ये डेटें याद रखनी है। सबसे पहले जो सूर्य जो है ये कर्क रेखा पर 21 जून को आता है। हमारी ये सूर्य की साइकिल है, मतलब किस प्रकार सूर्य हमारी पृथ्वी को, मतलब पृथ्वी जो है सूर्य के किस प्रकार चक्कर लगाती है। तो कर्क रेखा पर जो सूर्य है जो 21 जून को आता है। ठीक है, फिर जो भूमध्य रेखा है यहाँ पर 23 सितंबर को आता है। ये बात ध्यान रखनी है, 23 सितंबर। ठीक है, और फिर सबसे जो हमारी नीचे है मकर रेखा, यहाँ पे आता है 22 दिसंबर को। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। ये हमारी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, ये भूमध्य रेखा है, और ये 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है। ठीक है, और जो ये बीच के एरियाज़ हैं यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे बिल्कुल 21 जून को कर्क रेखा पे चमकता है। ठीक है, ये बीच का एरिया है, ये उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र हैं इनको कहा जाता है। मतलब यहाँ पे ये चीज़ हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, इनको कहा जाता है। यहाँ पे जब चमकता है सूर्य 21 जून को ऊपर, तो ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, तो आ जाते हैं मानसून शब्द की उत्पत्ति जो है, मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई है। जो मौसम शब्द हमारा है इसी से मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई है। ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, और जो हवाओं की दिशा और ऋतुओं के अनुसार बदलता है। जो मानसून है, मानसून अलग टर्मिनोलॉजी है। मानसून जो है हवाओं की दिशा और उनके ऋतुओं के अनुसार बदलता रहता है। ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है,
और जो किसी भी स्थान या देश की जलवायु किस चीज़ों पर डिपेंड करती है, वहाँ जो उस स्थान की समुद्र से दूरी कितनी है, वो स्थान किस अक्षांश पर यानी किस लैटिट्यूड पर स्थित है, उस स्थान की क्या ऊंचाई है, वहाँ पर पहाड़ों की स्थिति कैसी है, इन टर्म सारे टर्मों पर डिपेंड करती है वहाँ की जलवायु कैसी होगी। ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। जैसे कि ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, पृथ्वी पर सूर्य की स्थिति जो है वर्ष भर कर्क रेखा व मकर रेखा के बीच में ही रहती है, ठीक है। जो कर्क रेखा ऊपर है और ये मकर रेखा है, यहाँ के इसके बीच ही में घूमता रहता है, ठीक है, बीच में रहती है। अतः इन जो दो रेखाओं के मध्य जो स्थित क्षेत्र को अधिक सूर्यताप मिलता है, ठीक है, इसलिए इस क्षेत्र को उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। ये बात ध्यान रखनी है। और भारत के जलवायु व उष्णकटिबंधीय जलवायु में काफ़ी समानता पाई जाती है, तभी भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु की संज्ञा दी गई है, ठीक है। मानसून शब्द भी कैसे जुड़ा ये भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। और मानसून क्या होता है ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, मानसून क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। फिर आ जाता है ऋतु। जो हमारी ऋतु होती है, जो ग्रीष्म ऋतु होती है में सूर्य कर्क रेखा के लंबवत होने के कारण भारत के पश्चिमी में अत्यधिक तापमान बढ़ जाता है, जिससे भारत में निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है। इसके विपरीत हिंद महासागर में तापमान कम होने से उच्च दाब वाली पवनें भूमध्य रेखा को पार कर भारत में के स्थल भाग की तरफ बढ़ने लगती है। यानी कि भारत में जो मानसून का आगमन किस प्रकार होता है, मानसून का आगमन कैसे होता है, ये बात, ठीक है। मानसून का आगमन के लिए हमको सूत्र समझना होगा वायुदाब प्रोपोर्शनल 1 तापमान, ठीक है। वायुदाब जो होता है, वायुदाब जो समानुपाती होता है तापमान के, ये तो सबको पढ़ा ही होगा हम लोगों ने, ठीक है। जो हवाएं अत्यधिक वायुदाब से कम वायुदाब की ओर जाती हैं, ये बात ध्यान रखनी है। मतलब जैसे कि नीचे अगर अत्यधिक जो वायुदाब है तो ऊपर कम है, तो अत्यधिक वायुदाब से कम वायुदाब की ओर जाती हैं हवाएं, ये टर्म हमेशा ध्यान रखना। हवाएं अधिक जो वायुदाब से कम वायुदाब की ओर ही जाती हैं, जो फेरल के नियम यही कहता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है। जो हमारा फेरल का नियम है ये इस प्रकार काम करता है, जैसे कि ये हमारा गोला है, पृथ्वी का गोला है, ठीक है। यहाँ पे ये भूमध्य रेखा है, एग्जाम्पल के लिए हम देख लें, ये भूमध्य रेखा है, ठीक है। ये हमारी पवनें जा रही हैं, ये दक्षिणी गोलार्ध है, ये उत्तरी गोलार्ध है, ठीक है। ये इधर से पवनें जाती हैं, इधर से ऐसे 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 इस प्रकार ऐसे ऐसे, ठीक है। जो नीचे जो होता है अत्यधिक वायुदाब जो होता है और ऊपर कम वायुदाब होता है, इसी वजह से ये पवनें इस प्रकार मुड़ जाती हैं ऊपर, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है। दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध की ओर पवनें जाती हैं, जो कि तापमान अधिक इधर हो जाता है, ठीक है, उधर कम हो जाता है, तो उसी के कारण ये जाती हैं वायुदाब के कारण, ठीक है। और दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध की ओर जो बहने वाली हवाएं जो होती हैं अपनी बाईं ओर मुड़ जाती हैं, ये फेरल के नियम के अनुसार होता है, ठीक है। वह उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध की ओर बहने वाली हवाएं अपनी बाईं ओर मुड़ जाती हैं, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। जो हमारा मानसून का आगमन है, ये देखो इस प्रकार जो है मानसून का आगमन, ठीक है। तो मानसून का आगमन है अप्रैल से मई तक हो जाता है, ठीक है। अप्रैल से मई के बीच मानसून का आगमन हमारे भारत में हो जाता है, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। ठीक है, अप्रैल मई माह में सूर्य जो है उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश कर जाता है, ठीक है। अप्रैल जो मई माह होता है, जो सूर्य होता है वो उत्तरी गोलार्ध यानी कि यहाँ पर प्रवेश कर जाता है, ठीक है। यहाँ पर प्रवेश करने से सूर्य के उत्तरायण होने के साथ
ही कर्क व भूमध्य रेखा के मध्य तापमान बढ़ने के कारण जो हमारा वायुमंडल में कमी आ जाती है, व इस कम वायुदाब वाले क्षेत्र की को भरने के लिए दक्षिणी गोलार्ध से, ठीक है, इसका जो हमारा जहाँ पर अगर तापमान ज़्यादा हो जाएगा वहाँ पर वायुदाब कम हो जाएगा, ये तो बात जानी है। और सूर्य यहाँ पर उत्तरायण हो जाता है इस दक्षिणी गोलार्ध में, और यहाँ पर उत्तरायण होने के कारण यहाँ तापमान ज़्यादा हो जाता है, वायुदाब कम, और नीचे जो है हमारी वायुदाब ज़्यादा होती है। तो इस कम वायुदाब को भरने के लिए यहाँ से पवनें जो होती हैं दक्षिणी गोलार्ध से अधिक वायुदाब वाली हवाएं उत्तर की ओर बहने लगती हैं, जिन्हें मानसूनी पवनें कहा जाता है। ये बात ध्यान रखनी है। और भारत के दक्षिण पश्चिम से जलवायु भरी मानसूनी हवाएं भारत में प्रवेश करती हैं, जिन्हें दक्षिण पश्चिम मानसून कहा जाता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। इधर से प्रवेश करती हैं ये इधर से प्रवेश करती हैं, इसी वजह से इनको दक्षिण पश्चिमी मानसून कहा जाता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। फिर आ जाता है दक्षिण पश्चिम मानसून, जो है जून से सितंबर के बीच, जो कि पश्चिमी घाट यानी कि तमिलनाडु और केरल के तट पर टकराता है। ठीक है, जो हमारा दक्षिण पश्चिम मानसून है इसको दो इसकी शाखाएं हो जाती हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा ये प्यारा सा भारत दिख रहा है। ठीक है, ये ध्यान रखनी है। यहाँ से दक्षिण पश्चिमी मानसूनी जो पवनें आती हैं, ये एक शाखा हो गई, और यहाँ से एक शाखा ये जाती है। ठीक है, ये शाखा जो है इसको नाम दिया गया बंगाल की खाड़ी शाखा। बंगाल की खाड़ी शाखा इसको दिया गया है, और ये दिया गया दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा। ठीक है, दक्षिण पश्चिम मानसून जो होता है ये दो शाखाओं में बढ़ जाता है, जो कि एक अरब सागर शाखा ये वाली हो जाती है, ये हो जाती है बंगाल की खाड़ी शाखा। ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, जो दक्षिण पश्चिमी मानसूनी पवनें हैं भारतीय भूखंड के निकट दो शाखाओं में बढ़ जाती हैं, मतलब भारतीय भूखंड के आते आते समीप दो शाखाओं में बढ़ जाती हैं, जो कि हमारी दक्षिण पश्चिमी मानसून की एक अरब सागर शाखा ये वाली है, और ये जो इधर वाली है हमारी बंगाल की खाड़ी शाखा है। ठीक है, और जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा सबसे पहले। ठीक है, अरब सागर जो का दक्षिण पश्चिम मानसून जब भारत के स्थल के पास पहुंचता है तो तीन शाखाओं में बढ़ जाता है। ठीक है, जिसमें भी अरब सागर शाखा है वो हमारी तीन भागों में बढ़ जाती है। ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, जैसे कि ये हमारा भारत है ऐसे। ठीक है, जो ये दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखाएं ये आ रही हैं, ये तीन भागों में बढ़ जाती हैं। ठीक है, जो कि एक सबसे पहले आती है एक गुजरात शाखा, यहाँ पे टकराती है मैप में, जैसे हम समझा रहे हैं समझ लीजिए। ठीक है, एक गुजरात शाखा आती है, एक यहाँ पे आती है महाराष्ट्र शाखा। ठीक है, और एक आती है केरल शाखा। ठीक है, जो कि तीन भागों में बढ़ जाती हैं। ये बात ध्यान रखनी है। पहली शाखा केरल तट पर 1 जून को पहुंचती है, जो कि केरल के तट पर पहली शाखा है, ये 1 जून को पहुंचती है। ये मानसूनी पवनें पश्चिम घाट से टकराती हैं और बारिश उत्पन्न करती हैं। ठीक है, और पश्चिम घाट की पूर्वी ढलान पर अपेक्षाकृत कम वर्षा देखने को मिलती है। ठीक है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश अरब सागर की दक्षिण पश्चिम मानसून शाखा के वृष्टि छाया के क्षेत्र में स्थित है, इसलिए यहाँ पर मानसून का प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, जो कि वृष्टि छाया क्षेत्र क्या होता है ये हम लोग देख सकते हैं। वृष्टि छाया क्षेत्र होता है ये जैसे कि एक पर्वत है। ठीक है, वृष्टि छाया क्षेत्र ये पर्वत है, और पर्वत के इधर ये मान लो एक कोई राज्य है, जैसे तमिलनाडु राज्य है। ठीक है, और इधर ये केरल राज्य है। ठीक है, और जो हमारी ये दक्षिण पश्चिमी मानसून की शाखाएं हैं ये काफ़ी दूर से आ रही हैं, तो इनकी जो ऊंचाई होती है ये ऊंचाई होती है 1200 मीटर तक। ठीक है, ये 1200 मीटर से ऊपर नहीं जा सकती हैं, मतलब उस चीज़ को क्रॉस नहीं कर सकती हैं। और ये जैसे कोई पर्वत है, ये पर्वत मान लो 2500 मीटर का है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर इलायची की पहाड़ियाँ हैं, कार्डेमम की पहाड़ियाँ हैं, ये काफ़ी ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं, तो यहाँ पे 2500 से 3000 मीटर की ऊंचाई की पहाड़ियाँ मिलती हैं। और हमारे जो मानसून की जो हमारी ये पवनें हैं, मानसूनी दक्षिण पश्चिमी अरब सागर शाखा की मानसूनी पवनें जो हैं, इनकी ऊंचाई मैक्सिमम जो है
ये 1200 मीटर ही हो सकती है, इससे ऊंची तो ये जा नहीं सकती हैं। तो ये इस वजह से इस पर्वत से टकराकर यहीं पे भारी वर्षा करती हैं, जो कि केरल राज्य में जून के मतलब महीने में भारी वर्षा देखने को मिलती है। और जबकि बगल में तमिलनाडु है वो बिल्कुल सूखा रहता है। तो यही होता है वृष्टि छाया क्षेत्र, जैसा कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हम लोग। फिर आता है दक्षिण पश्चिम मानसून की, जो जून से सितंबर, यानी कि पश्चिमी घाट तमिलनाडु। ठीक है, दूसरी शाखा जो है ये 5 से 10 जून के आसपास मुंबई के तट पर आती है। ठीक है, ये हमारी पहली शाखा यहाँ पे टकराई थी। ठीक है, और ये हमारी दूसरी शाखा ये मुंबई महाराष्ट्र पश्चिमी घाट के घाट पर टकराती है। ठीक है, मुंबई में प्रवेश करती है और मध्य भारत में अच्छी वर्षा करती है। ठीक है, ये यहाँ पे टकराकर ये मध्य भारत में अच्छी वर्षा करती है यहाँ पे। और ये जो केरल की शाखा है ये यहीं पे टकराकर केरल में ही सिर्फ वर्षा करती है, उधर बढ़ ही नहीं पाती है क्योंकि ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की वजह से। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, मुंबई या महाराष्ट्र के बीच यहाँ पर ये हमारा पश्चिमी घाट जो है, पश्चिमी घाट ज़्यादा ऊंचाई है नहीं इसकी, तो ये पूरा क्रॉस करके ये हमारे महाराष्ट्र के मैदान से होते हुए पूरे ये हमारे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तक ये शाखा निकल जाती है। तो वहाँ पर अच्छी खासी वर्षा देखने को मिल जाती है। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। इसका प्रभाव छत्तीसगढ़ के बेसिन क्षेत्र में नहीं देखने को मिलता है, मतलब जो छत्तीसगढ़ का हमारा बेसिन क्षेत्र पड़ जाता है ये वहाँ पर नहीं देखने को मिलता है। इसलिए इसकी जो दिशा है ये इस प्रकार की दिशा है। ठीक है, ये ऐसी, तो छत्तीसगढ़ छूट जाता है इसमें। ठीक है, अरब सागर की तीसरी शाखा जो है ये गुजरात के सौराष्ट्र में प्रवेश करती है, जो कि हमारा ये यहाँ पर ये जो गुजरात है यहाँ पर। ठीक है, ये हमारी महाराष्ट्र की शाखा थी, ये हमारी गुजरात की शाखा है। ये गुजरात के सौराष्ट्र में प्रवेश करती है और अरावली के सहारे, यहाँ पर अरावली पर्वत श्रृंखला है जो कि मध्य प्रदेश के ये होते हुए सटे से यहाँ पर मिलती है। अरावली के सहारे आगे बढ़ती है और राजस्थान के कुछ में वर्षा करते हुए पंजाब पहुंचती है, जहां बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी पवनें के साथ मिलकर पश्चिमी हिमालय में वर्षा उत्पन्न करती है। ये बात ध्यान रखनी है। यही जो शाखा है यहाँ पर इधर से आ रही हैं ये पवनें, यहाँ से मिलते हुए ये यहाँ पर पूरे हिमालय पे मतलब पूरा बवंडर बना के यहाँ पर धीरे धीरे उत्तर प्रदेश और बिहार के राज्यों में और हिमाचल पंजाब यहाँ पर दिल्ली में वर्षा होती है। ये बात ध्यान रखनी है। पूरा बादल ऐसा छा जाता है, पहले पर्वतों पर चढ़ते हैं, पर्वतों को क्योंकि हिमालय तो बहुत ऊंचा है, लगभग 4000, 5000 और 8000 मीटर ऊंचाई पर स्थित है, तो वहाँ पर ये क्रॉस ही नहीं कर पाएंगी। तो यहीं पे ये पवनें घूमती रहती हैं, ये धीरे धीरे यहाँ पर वर्षा होती रहती है। ठीक है, इसी प्रकार उत्तर प्रदेश हो गया, हमारा उत्तराखंड हो गया, ये हमारा पंजाब हो गया, यहाँ पे पूरे बिहार यार में बारिश होती रहती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हम लोग। फिर आता है हमारी बंगाल की खाड़ी शाखा। बंगाल की खाड़ी शाखा जो है दक्षिण पश्चिम मानसून की जो शाखा है ये पवनें बंगाल की खाड़ी से आगे बढ़कर बांग्लादेश और म्यांमार के तटीय भाग से टकराती हैं। ठीक है, सबसे पहले बांग्लादेश और म्यांमार के तटीय भाग से ये टकराती हैं यहाँ पे ये शाखाएं ये इस प्रकार। ठीक है, ये जैसा दिख रहा होगा। ठीक है, और यहाँ पर अराकान यूमा पर्वत श्रृंखला के कारण ये मुड़ जाती हैं इस प्रकार, ऐसे ये शाखाएं इस प्रकार मुड़ जाती हैं, ये दिख रही हैं। कुछ शाखाएं ये वो हमारे पूर्वोत्तर भारत की ओर चली जाती हैं, कुछ शाखाएं हमारे ये उत्तरी भारत की ओर चली जाती हैं। ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, और यही जो शाखा है यही जो हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, यहाँ पर यही जो शाखा है सबसे पहले अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सबसे उत्तरी भाग पर वर्षा करती हैं। ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, जो कि दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा 25 मई को उत्तरी अंडमान जो द्वीप समूह है वहाँ पहुँच जाती है। यहाँ से आगे बढ़कर ये मानसूनी पवनें जो हैं म्यांमार के अराकान यूमा पर्वत से टकराती हैं। ठीक है, यहाँ से अराकान यूमा पर्वत से ये श्रृंखला है यहाँ पर टकराती हैं, जो कि कई शाखाओं में बढ़ जाती हैं। यहाँ के बाद ये कई शाखाओं में, जैसे एक शाखा इधर चली गई, एक शाखा इधर चली गई, ऐसे कई शाखाओं में बढ़ जाती हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। म्यांमार के तट पर स्थित अराकान पहाड़ियों से ये पवनें विक्षेपित होकर भारत की तरफ मुड़ जाती हैं और इस प्रकार एक शाखा पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के दक्षिण पूर्व में प्रवेश करती है, जो गंगा के मैदानों में, पंजाब के मैदानों में बारिश करती है। और दूसरी शाखा है पूर्व में ब्रह्मपुत्र घाटी में जाकर वर्षा करती है और इसके तहत
मेघालय के गारो पर्वत शिखर पर तथा स्थित मासिनराम में अधिक वर्षा उत्पन्न होती है। जो ये शाखा है ये गई है, ये वाली शाखा, इसी के कारण। और यहाँ पे किस लिए मेघालय में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, जो मासिनराम क्षेत्र है, यहाँ जो पर्वत हैं ये कीपाकार के पर्वत हैं, कीपाकार, ये इस प्रकार। यहाँ जो पवनें हैं ये जाके ऐसे फंस जाती हैं, पवनें फंस जाती हैं, ये फिर घुमुर घुमुर के यहीं पे बहुत बारिश करती रहती हैं, निकल नहीं पाती हैं पवनें, ठीक है, कीपाकार पर्वत के कारण, ठीक है। तो इसी वजह से यहाँ पर सबसे अधिक वर्षा होती है। मासेराम में देखने को सबसे अधिक वर्षा मिलती है हमें, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। मानसूनी पवनों की एक शाखा बांग्लादेश से होते हुए मेघालय पहुँचती है, जहाँ यही कीपाकार आकृति होने के कारण यहाँ पर वर्षा ज़्यादा देखने को मिलती है, ठीक है, जैसा कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हम लोग। फिर आता है मासिनराम में विश्व का सबसे अधिक औसत वार्षिक वर्षा दर्ज करने को मिलती है, ठीक है, ये बात समझ गए। मासिनराम भारत का सबसे आर्द्र स्थान है, ठीक है, जो मतलब आर्द्र स्थान है। मासिनराम में सर्वाधिक वर्षा का कारण यहाँ वहाँ उपस्थित पर्वतों की कीप आकृति है, ठीक है, ये हम लोग समझ। शीत ऋतु में सूर्य मकर रेखा के लंबवत होने के कारण भारत के उत्तर पूर्व भाग में तापमान कम हो जाता है, जिससे भारत में उच्च दाब का क्षेत्र बन जाता है। इसके विपरीत हिंद महासागर में तापमान अधिक होता है, ठीक है, अर्थात निम्न दाब क्षेत्र बन जाता है। उच्च दाब वाली पवनें भारत के उत्तर पूर्व में हिंद महासागर की तरफ बढ़ने लगती हैं और यही उत्तर पूर्व मानसून की शुरुआत हो जाती है, ठीक है। जो उत्तर पूर्व मानसून होता है ये इसी को शुरुआत कहते हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। फिर आता है तमिलनाडु वर्षा ऋतु में क्यों शुष्क रहता है, मतलब तमिलनाडु जो है वर्षा ऋतु में क्यों शुष्क रहता है, इसका कारण क्या है। कारण नंबर 1 है तमिलनाडु दक्षिण पश्चिमी मानसून की अरब सागर शाखा की वृष्टि छाया के क्षेत्र में स्थित है, ये हम लोग समझ चुके हैं, ठीक है। और कारण नंबर 2 है तमिलनाडु तट कोरोमंडल तट जो बंगाल की खाड़ी की मानसूनी शाखा के समानांतर स्थित है, ठीक है। जो हमारी मानसूनी जो उसका क्या नाम, हमारी बंगाल की खाड़ी शाखा है उसके समानांतर ऐसे निकल जाता है, ठीक है। और जो हमारी अरब सागरी शाखा है उसके वृष्टि छाया के क्षेत्र के अंतर्गत यहाँ फंस जाता है, तो ये बिल्कुल शुष्क रहता है, यही कारण है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। फिर आता है पश्चिमी विक्षोभ, वेस्टर्न जो डिस्टर्बेंस होता है ये किस कारण होता है। जो पश्चिमी विक्षोभ होता है वेस्टर्न डिस्टर्ब, इसको समझेंगे हम लोग। पश्चिमी विक्षोभ क्या है, ये शीत ऋतु में भारत के उत्तर पश्चिम भाग में आने वाली एक तूफान है जो भूमध्य सागर से उठता है। भारत के पंजाब क्षेत्र में बारिश, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी करता है। नोट, ये पश्चिमी विक्षोभ गेहूं की फसल के लिए बहुत ही फायदेमंद है, ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। जो कि हमारा ये हमारा प्यारा भारत है, ये इस प्रकार से इधर से आती हैं पवनें। पश्चिमी विक्षोभ जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होता है, ठीक है, ये पश्चिमी विक्षोभ गेहूं की फसल के लिए बहुत ही उपयोगी और फायदेमंद होती है, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। जलवाष्प भरी हवाएं आती हैं, ठीक है। शीत ऋतु में तीव्र गति से उत्तरी वायुमंडल में 5 से 10 किलोमीटर भूमध्य सागर से जलवाष्प भरी हवाएं भारत में आती हैं, जो भारत के कुछ क्षेत्रों में शीत ऋतु में वर्षा उत्पन्न करती हैं। जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में बर्फबारी होती है और पंजाब और हरियाणा में यहाँ पर बारिश होती है, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है पश्चिमी विक्षोभ के कारण होने वाली वर्षा रबी फसल के लिए सबसे लाभदायक होती है, ठीक है। भारत में कुल वर्षा का 5% पश्चिमी विक्षोभ से ही होती है, ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। कुल वर्षा जो होती है उससे 5% वर्षा ये हमें पश्चिमी विक्षोभ से ही देखने को मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हम लोग। फिर आता है भारत में वर्षा के आंकड़े, ठीक है। भारत में जो वर्षा के आंकड़े हैं ये किस प्रकार हैं ये हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। जो भारत में सबसे पहले क्या होता है, वर्षा का मापन किससे किया जाता है। मापन जो है रेन गेज मीटर, रेन गेज जो होता है इससे वर्षा का मापन किया जाता है, ठीक है। वर्षमापी यंत्र भी इसको कहते हैं। सेंटीमीटर और वर्ष इकाई में मापन किया जाता है इसका, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। भारत में औसत वार्षिक जो वर्षा है 125 सेंटीमीटर होती है, ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है। और भारत के 35% भाग पर 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, ठीक है। और सबसे अधिक वर्षा 400 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा
पश्चिमी घाट, मेघालय, उत्तर पूर्व के उप हिमालयी क्षेत्र में होती है। और सबसे कम वर्षा जो होती है 20 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा ये होती है राजस्थान, जो पश्चिमी राजस्थान और लद्दाख और लेह में होती है। ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। नोट, जिस स्थान पर 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है उन राज्यों में चावल की खेती की जाती है, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है। और जो भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान क्या है, लेह लद्दाख, और सेकंड नंबर पर है जैसलमेर राजस्थान, ठीक है। और भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है मासिनराम मेघालय। ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। रहता है भारत के पूर्वी भाग में पश्चिमी भाग की तुलना में अधिक वर्षा होती है, मतलब क्यों। ये भारत के पूर्वी भाग में भारत के पश्चिमी भाग से अधिक वर्षा होती है, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। जो हमारी एक होती है आम्र वर्षा। आम्र वर्षा क्या कहते हैं, ग्रीष्म ऋतु के खत्म होते ही मानसून के आने से पहले जो बिहार और पश्चिम बंगाल में वर्षा देखने को मिलती है उसे आम्र वर्षा कहते हैं, जो कि आम की फसल के लिए बहुत ही लाभदायक होती है, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है। रबी की फसल में कम तापमान बोई जाती हैं, जो कि रबी की फसलें होती हैं ये कम तापमान पर बोई जाती हैं। रबी की फसलें जैसे गेहूं, मटर, सरसों, चना, ये रबी की फसलें ये कम तापमान पर हो जाती हैं, ये सर्दियों में बोई जाती हैं, ठीक है। और जैसे चावल की फसलें ये वर्षा के समय बोई जाती हैं, जैसे खरीफ की फसलें हैं ये वर्षा के समय बोई जाती हैं, जैसे चावल, बाजरा, मूंगफली, सोयाबीन, उड़द, कपास, ये खरीफ की फसलें हैं। ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। रहता है भारत की जलवायु, ठीक है। मानसून जो है शब्द किस भाषा से उत्पन्न है, अरबी भाषा से उत्पन्न मानसून शब्द जो है मौसम शब्द से लिया गया है, ठीक है। मानसून नामक प्रक्रिया सर्दियों में वायु स्थल से समुद्र की ओर तथा गर्मियों में वायु समुद्र से स्थल की ओर बहती है, ठीक है। जो सर्दियों में है वायु जो है स्थल से समुद्र की ओर बहती है और गर्मियों में समुद्र से स्थल की ओर बहती है। हवा के बहने की दिशा चेंज होने को ही मौसम कहते हैं, मतलब हवा के दिशा को चेंज होने की ही दिशा को मौसम कहते हैं। ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। रहता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, ये तो समझ ही चुके हैं हम लोग पिछले में। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच क्षेत्र को उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। सूरज की सबसे ज़्यादा ऊर्जा इस क्षेत्र में ही गिरती है, जिससे गर्म क्षेत्र हो जाता है। यहाँ पर सूरज की ज़्यादा रोशनी पड़ती है, मतलब तापमान ज़्यादा होता है, जिससे वर्षा भी ज़्यादा होती है और साथ ही जनसंख्या भी इसी क्षेत्र में ज़्यादा है, ठीक है। ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र ये पूरा ये वाला, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, ठीक है। भारत की जलवायु कैसी है, ठीक है। भारत की जलवायु कैसी है, भारत की उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिक जलवायु ऐसी जलवायु है जिसमें मौसम बहुत गर्म और आर्द्र होता है और भारत का अधिकतम भाग उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पड़ता है। इसलिए भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय जलवायु है, ऐसी जलवायु जिसमें मौसम गर्म और आर्द्र होता है। ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। भारत की उष्णकटिबंधीय जलवायु है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। फिर आता है भारत की जलवायु कैसी है। ये देश के अधिकांश भागों में वर्षा जून से सितंबर के महीने में होती है, ठीक है। भारत के अधिकांश भागों में जो वर्षा होती है ये जून से सितंबर के महीने में होती है, ठीक है। पर केवल तमिलनाडु में वर्षा जो है शरद ऋतु यानी कि ठंडियों के समय होती है, ठीक है, जो कि लौटते हुए मानसून के कारण होती है। यह ध्यान रखनी है, मानसून भी लौटता है, यह ध्यान रखनी है। दक्षिण पश्चिमी मानसून के टाइम तमिलनाडु सूखा रहता है, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक एंड कमेंट करके ज़रूर जाएं और अपने प्यारे साथियों के साथ सेशन को शेयर करें, जिससे उनको भी एग्जाम में मदद मिल सके, ठीक है। तो मिलते हैं एक बेहतरीन टॉपिक के साथ नेक्स्ट डे में। तब तक जय हिंद, जय भारत।